हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में लास्ट वीडियोस देखने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है हृदय स्पंदन का माप, ठीक है? तो हृदय स्पंदन का माप किससे किया जाता है? स्टेथोस्कोप से, ठीक है? चलिए रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है? याद रखिएगा, अच्छे से पूछा हुआ प्रश्न है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। नेक्स्ट है कि कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, तो कोई भी परिसंचरण तंत्र किस जीव में नहीं पाया जाता? तो ये पाया नहीं जाता है स्पंज और हाइड्रा में। स्पंज और हाइड्रा में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपचित भोजन किस प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है? तो अपचित भोजन बहिक्षेपण द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है? चलिए अगला है सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है? जो भी सजीव होते हैं वो कोशिका में उनके वेस्ट मटेरियल बनता है, उसको जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है? और उत्सर्जन में जितने भी बॉडी के पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट की बात है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त को छानता है, तो रक्त को कौन छानता है? किडनी या वृक्क छानता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो जल में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो घुल जाते हैं वो क्या कैसे निकलते हैं? यूरिन के द्वारा, ठीक है ना? मूत्र के द्वारा। चलिए अब इतना कॉन्सेप्ट अभी समझने का समय नहीं है, टीआरडी 3 में बहुत कम समय बाकी है। चलिए उसके बाद है मूत्ररंध्र का क्या काम होता है? तो मूत्ररंध्र का काम होता है मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है? मूत्ररंध्र के द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, ठीक है ना? मतलब बॉडी के कौन-कौन से पार्ट होते हैं जो उत्सर्जन तंत्र अर्थात हमारे शरीर को से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये है वृक्क यानी किडनी, फिर मूत्र यानी यूरिन। उसके बाद है कि कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, ठीक है? तो यह करता है 1 से 1.8 लीटर, ठीक है? 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है कितना में? 24 घंटे में। चलिए, उसके बाद है मूत्र में क्या-क्या पाया जाता है? तो देखिए 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा सबसे अधिक क्या होता है? जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद है। पसीना में क्या होता है? तो पसीना में पाया जाता है जल होते हैं और लवण होते हैं, ठीक है ना? जल होते हैं, लवण होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद है कि पसीनों के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है ना? पसीनों के कारण क्या होता है गर्मियों में कपड़ों में सफ़ेद धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि पसीनों में लवणों की उपस्थिति के कारण, याद रखिएगा पसीनों में साल्ट होता है जिस कारण कि कपड़े में सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मिट्टी से बने घरों में रखा पानी ठंडा होता है क्योंकि तो इसका आंसर होगा कि घड़ों के छिद्रों घड़ा आप समझ रहे हैं ना? मिट्टी का जो घड़ा होता है वही। घड़ों के छिद्रों से रिस कर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है, ठीक है ना? जो जो ये घड़ा होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि वहाँ वो मिट्टी के बने होते हैं तो उसमें जो छोटे-छोटे छिद्र होते हैं उससे वो पानी रिस कर बाहरी सरफेस पे आ जाता है, ठीक है? बाहरी सरफेस पे ड्रॉप के रूप में आ जाता है, ठीक है? बाहरी सरफेस पे आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित हो जाता है, जब ये इवेपोरेट हो जाता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। पसीना में भी सेम यही प्रक्रिया होती है जो हम मिट्टी से बने घड़े में देख रहे हैं, ठीक है? पसीना भी हम वाष्पित हो जाता है जिस कारण हम लोगों को ठंडा महसूस होता है। अगला पॉइंट है किडनी या वृक्क के चोटिल हो जाने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? आर्टिफ़िशियल किडनीज़ का प्रयोग किया जाता है ना जब नेचुरल किडनी चोटिल हो जाती है, तो यह क्या होता है? यह कृत्रिम वृक्क रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को हटा देती है। जो ये आर्टिफ़िशियल किडनी होती है वो ब्लड को क्या करती है? कंटीन्यूअसली या रेगुलरली उसको फ़िल्टर करती है और उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देती है। अगला पॉइंट है रक्त के छानने की विधि क्या कहलाती है? तो रक्त के छानने की विधि अपोहन या डायलिसिस कहलाती है, ठीक है? डायलिसिस और इसी का हिंदी टर्म है अपोहन। अपोहन देखिए डर मत जाइएगा। अगला पॉइंट है मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को किस रूप में उत्सर्जित करती है? जो जल में घुल जाती है, ठीक है? मछली क्या करती है ना जो अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में निकालती है। किसके रूप में? अमोनिया के रूप में, याद रखिएगा, ठीक है? मछली अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकालती है वो अमोनिया के रूप में। अगला है पॉइंट पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन, ठीक है? यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः सफ़ेद रंग का यौगिक या यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना? पक्षी, छिपकली, सर्प क्या करते हैं? सफ़ेद रंग का यौगिक अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। किसके रूप में? वेस्ट मटेरियल के रूप में, ठीक है? चलिए इसी का उत्सर्जन क्या होता है? अर्धघन रूप में होता है। अगला पॉइंट है मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में प्रमुख है यूरिया, ठीक है?
ये तो पता ही है, मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में। अगला पॉइंट है, पौधे मृदा से जल और खनिज तथा अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण कैसे करते हैं? तो ये करते हैं जड़ों द्वारा, ठीक है? जड़ों द्वारा। चलिए अगला पॉइंट, ऊतक किसको बोलते हैं? तो ऊतक कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को, ठीक है? ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, सॉरी। और ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। चलिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है, ये हम लोगों ने कई बार क्लास में पढ़ा है कि जल जल का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और खाने का या भोजन का परिवहन कैसे होता है? फ्लोएम के द्वारा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। अगला पॉइंट है, पादप किस प्रक्रम द्वारा अधिक जल निर्मुक्त करते हैं? तो पादप वाष्प उत्सर्जन के द्वारा क्या करते हैं? अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप को ठंडा रखने में सहायक होता है, तो पादप को ठंडा कौन रखता है? वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया। कोई भी प्लांट को ठंडा कौन रखता है? वाष्प उत्सर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो नहीं पढ़ना है वो मैं हटाते जा रही हूँ। चलिए, धमनी का क्या काम होता है? धमनियाँ होती है, हृदय से शरीर के अन्य सभी भागों में रक्त ले जाती है, ठीक है ना? हृदय से क्या करती है? शरीर के अन्य सभी भागों में रक्त ले जाने का काम धमनी करती है। और शिरा क्या करती है? शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती है, यानी उल्टा कार्य है, ठीक है ना? धमनी अगर याद होगा तो शिरा आप अच्छे से याद कर पाइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव उत्सर्जन में होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, 2 किडनीज़ होगी, 2 मूत्र वाहिनियाँ होगी, 1 मूत्राशय होगा, 1 मूत्र मार्ग होगा, ठीक है? इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको नहीं भी पढ़िएगा, बस समझ जाइए, एक बार हो गया। उसके बाद है, वाष्प उत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, ठीक है ना? पत्तियों में जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो उसमें एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुँचता है, ठीक है ना? देखिए, आपसे पूछ सकता है कि अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ये होता है वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना? जो प्लांट में होता है। अगला है पादप में जनन, ठीक है ना? प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो ये दो टाइप से होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? यहाँ पे सेक्सुअल होगा, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि विद द हेल्प्स ऑफ सीड, यहाँ बीज की सहायता से नया पौधा बनेगा। और इसमें क्या होगा? असेक्सुअल प्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में बिना सीड्स के, बिना बीज के नया प्लांट बनेगा, ठीक है? चलिए अब इसमें हम टाइप्स को पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ज़्यादा टाइम हम लोग इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? याद रखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो कायिक प्रवर्धन याद रखिएगा। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको सहूलियत होगी पढ़ने में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है? तो ये किसका टाइप है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही। तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझ जाइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें जो भी प्रोडक्शन होगा वो बिना बीज की सहायता से होगा, ठीक है? इसमें कैसे होगा? इसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, यानी जिसको हम लोग मुकुल बोलते हैं, द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है? यानी या इसमें कहीं भी बीज का प्रयोग नहीं हुआ कि पौधे का निर्माण, नए पौधे का निर्माण उसके मूल, तना, पत्ती किसी भी पार्ट से हो सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, स्टेम कटिंग ऑफ रोज़। जब हम रोज़ का स्टेम कट करके उसको नई जगह लगाते हैं तो क्या होता है? नया पौधा बन जाता है ना? तो इसमें कहीं बीज का प्रयोग हुआ? नहीं हुआ, ठीक है? उसके बाद है पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई और बड, ठीक है ना? आलू की जो कहते हैं आँख है, या आलू में जो कली होती है, उससे भी क्या होता है? नया पौधा जनरेट किया जा सकता है। ब्रायोफाइलम जो होता है, ब्रायोफाइलम हैज़ बड्स। ब्रायोफाइलम जो होता है ना, यही है ब्रायोफाइलम की पत्ती, बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इसमें ना आपको बड्स दिख रहे हैं, जो छोटे-छोटे 4 दिख रहे हैं, 4 दिख रहा है ना, यही। ये 4 जो होते हैं, यही नए पौधे को विकसित करने में सहायक होते हैं, ठीक है? स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग शकरकंद कहते हैं, किसका उदाहरण है? जड़ का उदाहरण है, ठीक है ना? और डहेलिया, ये सब किससे विकसित होते हैं? जड़ से विकसित होते हैं, ठीक है? तो ये चारों एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी का है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आपको अभी ये नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, बस इतना याद रखिएगा, ये चारों एग्ज़ाम्पल कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो इसमें आपको अगर याद रहेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बीज का प्रयोग कहीं नहीं होगा, तो आप स्टेम कटिंग ऑफ रोज़, रोज़ जो होता है, जो भी हम लोग एक्सप्लेन किया है, वो आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे, फिर से समय नहीं बर्बाद करते हैं। अगला है बर्डिंग। मुकुलन किसमें होता है? तो पूछ सकता है कि ईस्ट में जनन होता है, किसके द्वारा? तो मुकुलन के द्वारा। बस एक लाइन याद रखेगा, ईस्ट में जनन किससे होगा? मुकुलन के द्वारा, आगे कुछ नहीं देखना है। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, खंडन किसमें होता है? तो ये होता है स्पाइरोगैरा में और शैवाल में, ठीक है ना? दोनों याद रखिएगा। स्पाइरोगैरा
ये भी शैवाल का ही प्रकार है, शैवाल ही है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा स्पाइरोगैरा या शैवाल। इसमें क्या होता है, जनन कैसे होगा? खंडन के द्वारा। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु के द्वारा किसमें होगा? तो ये होगा कवक में। बीजाणु के द्वारा कवक में, बस एग्ज़ाम्पल याद करना है। जैसे स्पोर फॉर्मेशन आया तो दिमाग में कवक बस क्लिक करना चाहिए, ठीक है? चलिए, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप लोग याद रखिए, करना भी नहीं है। चलिए, इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? तो 2 टाइप से होगा। ये एक हो गया नर नर और मादा, ठीक है? तो नर और मादा में हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि नर नर का क्या होगा, 2 पार्ट हम लोग पढ़े था, एंथर और फिलामेंट पादप के केस में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पढ़े थे क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यही पढ़े थे ना? अगर आप लोग नहीं पढ़े तो एक बार वीडियोज़ देख लीजिएगा। चलिए, इसमें हम लोग ज़्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 पार्ट होगा, एंथर, फिलामेंट, फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ऐसा है अगला पॉइंट कि ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, यानी ठीक है, जिसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प है, यानी यूनिसेक्सुअल है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, कॉर्न, पपीता, ठीक है, कुकुम्बर है, ठीक है, ककम्बर है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। पूछ सकता है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप लोगों को छाँटना होगा, ठीक है ना? तो अच्छे से इसको रट लीजिएगा। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प। इम्पोर्टेंट है, जैसे रोज़ जो हो गया आपका बाइलिंगुअल है, बाइसेक्सुअल है सॉरी, और पेटूनिया हो गया, सरसों हो गई, सबका एग्ज़ाम्पल रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। देखिए, एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे या ना पूछे ये नहीं पता, बट टॉपिक ये सब इम्पोर्टेंट बन जाता है। कभी न कभी किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद ज़रूर कीजिए। चलिए, ये अभी हम लोग ने इसको डिस्कस किया। ये प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है? फीमेल में क्या होता है? स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था क्लास 6 में। अगला पॉइंट है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। ज़ाइगोट कब बनेगा? ठीक है? जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेगा। बस याद रखिएगा ना, मेल और फीमेल गाय गैमेट फ्यूज़ करता है तो क्या बनता है? ज़ाइगोट बनता है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है ना? जब परागकण एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, यानी एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है? तो जब एंथर का ट्रांसफर स्टिग्मा पे होगा, ठीक है ना? तो यह क्या होगा? यह